नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। चलिए जो है हम पढ़ रहे थे चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जैसे कि लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इस परावर्तन में जो आपकी आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हमने दो कंडीशन पे वस्तु को रखा और प्रतिबिंब का निर्माण किया। पहली कंडीशन क्या थी? तो जो वस्तु है उसको हमने रखा उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर। तो जो आपका प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना? दर्पण के पीछे फोकस पर और बिंदुवत, आभासी और सीधा बना। दूसरी कंडीशन में हमने जो वस्तु है उसको रखा अनंत और ध्रुव के मध्य। तो जो प्रतिबिंब है वो अपना बना दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच में। कैसा बना? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण के जो यूज होते हैं वो किस किस में होते हैं? स्ट्रीट लाइट में, रोड लाइट में आपके किसको यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण को। जो आपकी गाड़ियां होती हैं उनके साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, जो आपकी गाड़ियां होती हैं उसके साइड मिरर में आपके उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो एटीएम मशीन है उनमें भी आजकल उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं और आपके जो खतरनाक मोड़ होते हैं वहां पर भी उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है? जो कि बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और आपके फोकस दूरी के बीच में संबंध को दर्शाता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? आपके प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? आपके बिंब की दूरी। इसके बाद हमने देखा मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। तो आवर्धन बराबर क्या होता है आपका? h'/h। h' क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h क्या है? बिंब की ऊंचाई। अन्य आवर्धन को अपन किससे व्यक्त करते हैं? m इज इक्वल टू -v/u। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखो, परावर्तन तो आपने समझ लिया, उसमें आपने दर्पणों को पढ़ लिया। इस अपवर्तन के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसको? लेंस को। किसको? लेंस को। सबसे पहले तो अपवर्तन होता क्या है? देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास जो है इस तरीके से कोई एक पृष्ठ है जो कि क्या करता है? दो माध्यम को अलग अलग करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे माध्यम एक है और यहाँ पे दूसरा माध्यम है, कोई दूसरा माध्यम यानी कि माध्यम 2 रख दिया। माध्यम का मतलब है मीडियम, यानी कि मॉलिक्यूल्स पास पास है, दूर दूर है, इस तरीके से मीडियम। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक माध्यम है, यहाँ पर दूसरा माध्यम है। ये आपका क्या है? एक पृष्ठ है जो कि इन माध्यम को क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। अब हमने क्या किया कि एक प्रकाश की किरण यहाँ पर इस जो पृष्ठ है उस पर क्या हुई? आपतित हुई। तो ये जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है कोई प्रकाश की किरण, तो जो है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या हुआ कि पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अपवर्तन के अंदर क्या होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अब पथ से विचलित होने का मतलब क्या है? यानी कि ये जो है जब इधर से इधर एंटर करेगी तो इस तरीके से सीधी निकल जानी चाहिए ना, लेकिन ये जो है ये अपने पास क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अपनी आपतित किरण। तो क्या होगा कि जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो या तो ये अभिलंब की साइड झुक जाएगी या फिर ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस तरीके से ये क्या हुई? सीधी ना जाकर अपने पथ से हो गई विचलित। इसे अपन ने क्या कह दिया? प्रकाश का अपवर्तन कह दिया। अब आप कहेंगे कि मैम
कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएगी तब तो झुकेगी, और किस मीडियम से किस मीडियम में जाने पर अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये दोनों ही चीज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथककारी सतह पर यह अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस प्रकाश की किरण के विचलन की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और ये रहा आपका प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या है, पृष्ठ है जो कि इन दोनों को अलग अलग कर रहा है, पृथककारी सतह है। तो ये एक माध्यम, ये दूसरा माध्यम, यहां से ये क्या है, तो ये है आपकी आपतित किरण। तो ये क्या हो गई, अपने पथ से विचलित हो गई। इसको अपन ने क्या कह दिया, इसको कह दिया अपवर्तन। अब देखो यहाँ पर एंगल आई क्या है आपका, और ये है क्या आपका एंगल आर, यानी कि ये आपतन कोण है और ये आपका अपवर्तन कोण है। परावर्तन में हमने क्या पढ़ा कोण के बारे में, कि एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये अपने पथ से विचलित होगी ना, या तो अभिलंब के पास झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो कोण में फर्क आएगा नहीं आएगा, एंगल में आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। आ गई बात समझ में? एंगल आई यानी कि आपतन कोण का मान बराबर नहीं होगा जो है आपके अपवर्तन कोण के। चीज आ गई समझ में? चलिए अब देखिए आगे। वेग में परिवर्तन होने की वजह से अपवर्तन की घटना क्या होती है, प्रेक्षित होती है। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम में अपवर्तनांक कम, सघन माध्यम में अपवर्तनांक जो है आपका ज्यादा। ये मैं बताऊंगी कि अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी अपन। अभिलंब से दूर हटती है या फिर अभिलंब के समीप आती है। पहली कंडीशन हम लेते हैं, मान लो कि जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। पहली क्या कंडीशन, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर ये प्रकाश की किरण क्या करे, एंटर करे, तो मान लो कि ये क्या है, पृथककारी पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, विरल माध्यम है, और यहाँ पर क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम विरल और सघन में क्या डिफरेंस है? ये क्या होता है, विरल का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हैं। सघन का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल्स किसी भी माध्यम के जो अणु हैं वो क्या हो, बहुत ज्यादा पास पास में हो, उसे अपन कहते हैं सघन माध्यम। और विरल माध्यम किसे कहेंगे, जब मॉलिक्यूल दूर हो। अब देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात ये जो है विरल से सघन में जाएगी, यानी कि दूर दूर वाले मॉलिक्यूल से पास पास वाले मॉलिक्यूल में जाएगी। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो कि आपको पहले तो फ्रीडम है, ठीक है, आप ऐसे रिलैक्स होके खड़े हो विरल माध्यम में, आपने कोई भारी सामान उठाना है, यानी कि सघन को आप मान लो थोड़ा सा भारी, तो जब भारी सामान को उठाने के लिए आपको झुकना पड़ता है, ऐसे इसको याद करो कि आपके जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रवेश करेगी, तो वो क्या होगा कि ये आपका क्या है, अभिलंब है, तो ये अभिलंब की साइड क्या होगी, झुक जाएगी, अभिलंब की साइड झुक जाएगी, जिसे अपन क्या कहेंगे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जिस कंडीशन में देखो आपतन कोण का मान तो ज्यादा हो गया, अब उसके साइड झुक गई, तो जो अपना अपवर्तन कोण है वो कम रह गया बेचारा, ठीक है। तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर जब विरल से सघन में जाएगी। दूसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो क्या होता है, मानो कि यहाँ पर ये एक पृथककारी पृष्ठ है, यहाँ पर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है,
यहाँ पर कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। अब एक प्रकाश की किरण जो है इस तरीके से आपतित हुई, ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण। यहाँ से ये क्या है आपकी? ये जो है अपवर्तित किरण है, ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने बना दिया क्या? अभिलंब। ये क्या है आपका? अभिलंब। अब देखिए सघन से विरल में, तो विरल में इस तरीके से ये मैंने बना दिया विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में जाने पर क्या होगी? ये अभिलंब से दूर हटेगी। क्या? अभिलंब से दूर हटेगी। तो आपके जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि आपका जो अपवर्तन कोण है वो ज्यादा होगा किससे? आपके आपतन कोण से। आई कैन यही बात समझ में? तो अब समझ में आया, जब विरल से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो वो अभिलंब की साइड झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुकती है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। और जो है अगर वो आपके सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। आई कैन यही बात समझ में? चलिए देखिए इधर, यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो विरल से सघन में जाने पे क्या होगा कि ये अभिलंब की साइड झुक जाएगी। ये तो क्या है आपके विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की साइड झुक गई। तो विरल से सघन में जाने पर प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि आपके कोई समुद्र है, ठीक है, कोई समुद्र की लेयर है या फिर कोई भी ऐसे मान लो कि पानी का कुछ ऐसा जगह है। अब वहां पर सनलाइट आ रही है तो उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट आती है, लेकिन जैसे जैसे अपन उस समुद्र में नीचे जाते हैं वहां पर सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती उसके सबसे नीचे वाले जोन में, यानी कि वहां पर प्रकाश का वेग क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि जैसे नीचे जा रहे हैं वो माध्यम कैसा होता जा रहा है? सघन होता जा रहा है। तो प्रकाश का वेग क्या है? वहां पर पहुंच नहीं पा रहा, कम होता जा रहा है। इस कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आपके आपतन कोण का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, और अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? कम रह जाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी कि जब आपके सघन से विरल में जाती है, क्या? सघन से विरल में जब जाती है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि आपके एंगल आर ज्यादा होगा एंगल आई से। देखो इधर, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसीलिए आपका इसको हम क्या कहते हैं कि आपके एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। आई कैन यही बात समझ में? अब देखिए आगे, अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़ा था कि आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसमें क्या है कि आपके अपवर्तन के नियम में आपतित किरण, आपके अभिलंब और ये जो आपके अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। किस पर? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला। दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम कहता है उसमें तो कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में क्या होगा? आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर तो नहीं है, तो आपके या तो ज्यादा होगा या कम होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि दोनों का अनुपात लिखते हैं, दोनों की जा का अनुपात। एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जा यानी कि साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इस नियतांक को अपन व्यक्त करते हैं किससे? म्यू से। किससे व्यक्त किया जाता है? म्यू से व्यक्त किया जाता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम जो है
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक, दोनों की कोण का जा, यानी कि म्यू इज इक्वल टू आपका क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी को अपन क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे। तो अब समझ आया अपवर्तनांक क्या है। देखो इस अपवर्तनांक को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर अपवर्तनांक कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बराबर माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, इसको इस तरीके से समझो अपवर्तनांक को। जैसे मान लो कि कोई एक आदमी है, वो चल रहा है आपके 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। जैसे मैं हूं, मान लो कि मैं चल रही हूं 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। अब मेरे पीछे पीछे आपके जो है एक दूसरे टीचर भी आ रहे हैं और वो चल रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है भाई। कौन, तो आपके दूसरे टीचर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं। मेरी रफ्तार कितनी है, 10 है, लेकिन वैसे तो मेरी 10 है, लेकिन इन टीचर के सापेक्ष तो मेरी 5 ही है ना रफ्तार, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तो ये खुद भी चल रहे हैं, चल रहे नहीं चल रहे भाई, वो भी तो काउंट होंगे, उसके पास भी तो कुछ पैसे हैं। अपन ऐसे करते ना कि तेरे पास कितने पैसे हैं, कि तेरे पास कितने पैसे हैं, तो दोनों का कंपेयर करते हैं कि इसके कंपैरिजन में इसके पास इतने कम है, करते नहीं करते। ऐसे ही एक बंदा साइकिल चला रहा है, 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार की सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, दूसरा उसके पीछे पीछे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो दूसरा वाला पहले के सापेक्ष तो 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है ना, क्योंकि भाई दोनों के बीच में दूरी केवल 5 किलोमीटर कम ही तो रह गई, कि मतलब वो उससे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम चल रहा है, यही बात है ना। तो इसी तरीके से इसको अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, कि एक माध्यम में प्रकाश का वेग जो है दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रकाश का वेग अपन इसमें कैलकुलेट करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 अपन माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2। तो इसी प्रकार हम 1 का 2 के सापेक्ष और 2 का 1 के सापेक्ष निकाल सकते हैं, तो जस्ट उल्टा कर देंगे, v2 अपन v1। इसे अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और यही क्या है आपका स्नेल का नियम है। क्या, स्नेल का नियम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम का जो है प्रकाश का वेग, जो अपवर्तनांक है प्रकाश के वेग के सापेक्ष। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग, तो एक प्रकाश के वेग के सापेक्ष माध्यम में प्रकाश का वेग हम देखते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, वायु का 1.003। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का 2.42। ठीक है भाई। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका हुआ, 2.42 का हुआ। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से इनको अपन ने कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपके अपवर्तनांक है ना, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, सीधा सीधा आपका डाटा दिया हुआ है, इनको आप याद कर सकते हो। आई कि नहीं आई बात समझ में। अपवर्तन जो है उसको आप किस तरीके से पढ़ोगे, अपवर्तन को आपको कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है, किसके, परावर्तन के। प्रकाश का परावर्तन तो क्या होता है कि आपकी प्रकाश की किरण आई, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो वो तो प्रकाश का परावर्तन हुआ। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसे अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब ये जो आपका प्रकाश का परावर्तन था, उसमें आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर था, लेकिन
जो आपके ये अपवर्तन होता है उसमें आपतन कोण का मान जो आपका अपवर्तन कोण है उसके बराबर नहीं होता। ठीक है, या तो एंगल आई ज्यादा होगा आर से या फिर एंगल आई कम होगा आर से। तो आपके जो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण परावर्तन में एक ही तल में मौजूद होते हैं, जबकि जो आपके अपवर्तन है उसमें आपतित किरण, अभिलंब और आपके अपवर्तित किरण एक बिंदु पर मौजूद होते हैं। ठीक है, एक बिंदु पर मिलते हैं तीनों। ठीक है, यह आपके क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन में हमने दो कंडीशन देखी कि जब प्रकाश की किरण आपके विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की तो अभिलंब की साइड झुक जाती है, जिससे आपका जो अपवर्तन कोण है उसका मान कम और आपतन कोण का मान ज्यादा, क्योंकि जो आपका सघन माध्यम है उसमें प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी चीज, जब आपके प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा, आपतन कोण का मान कम। इस कंडीशन में क्या होता है कि अभिलंब से दूर हटेगी तो अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रकाश का वेग विरल माध्यम में ज्यादा होता है अपेक्षाकृत। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अपवर्तन में जो आपके आपतन कोण की जा है साइन आर और अपवर्तन कोण की जा का जो मान है साइन आर का मान, इनका मान एक नियतांक होता है जिसे अपन कहते हैं अपवर्तनांक और जिसे अपन व्यक्त करते हैं म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू आपका क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसे अपन क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या है आपका, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, जिसे अपन व्यक्त करेंगे म्यू से। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक तो आपका प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग, उसे अपन कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरे का होता है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक। और इसी के साथ आज की अपनी ये जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। अगली क्लास में जो है हम पढ़ेंगे कि आपके लेंस क्या होते हैं। मैं आपको बताऊंगी दर्पण और लेंस में क्या फर्क होता है और लेंस से फिर अपन करेंगे प्रतिबिंबों का निर्माण। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।